हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययनडा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में। और इंग्लिश पेडागॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ आपसे पूछे जाते हैं और बाइलिंगुअल मेथड से या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आज हम उन मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि अप्रोचेस और मेथड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अप्रोचेस और मेथड्स के बारे में कि अप्रोचेस और मेथड्स क्या होते हैं। हम पहले वो देखते हैं। फर्स्ट बात आती है यहाँ पर अप्रोच की। अप्रोच क्या होता है? It refers to theories about the nature of language and how people generally learn a language. ये वो अप्रोचेस और मेथड्स होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं किसी भी क्लासरूम में, जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो हम अप्रोच और मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है क्लासरूम में, किस मेथड से ज़्यादा बच्चों को मतलब ज़्यादा बच्चे ग्रैब कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन, ये सब हमें वहाँ पर देखना होता है कि हमारे पास कई तरह के अप्रोचेस होते हैं और वो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा अप्रोच और कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ अप्रोच की अगर बात करें तो ये वो थ्योरी है एक तरीके से जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि लैंग्वेज को लर्न किस तरीके से किया जाएगा। वो अप्रोच बताए कि लैंग्वेज का जो नेचर है या लैंग्वेज को हम जनरली लर्न कैसे कराएंगे या कैसे करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके लिए जो हम अप्रोचेस या जो तरीके हम अपनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अप्रोचेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथड्स का। मेथड्स कहते हैं कि जब हम अप्रोच हमने चूज कर लिया, हम किसी चीज़ को अप्रोच करने जा रहे हैं तो उसको अप्लाई जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेथड। ठीक है, जहाँ पर हम अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? हमारा मेथड कहलाता है। और जहाँ पर हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम वो बना रहे हैं कि लैंग्वेज को बच्चा किस तरीके से लर्न कर सकता है, किस तरीके से सीख सकता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अप्रोच कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि पहला है अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? यहाँ पर अप्रोच है। अब पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे, किस तरीके का उनका मेंटल लेवल है, किस क्लासरूम में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट में, सिक्स्थ में, फिफ्थ में किस क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा हूँ, उन बच्चों का स्टेटिव लेवल क्या होगा, मेंटल लेवल क्या होगा, वो मुझे चेक करना है। और उसके बाद में मैं अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना अप्रोच चूज़ करूँगी कि मैं इस क्लास में इन बच्चों के साथ में ये अप्रोच चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो पहले क्या है, मुझे अपना अप्रोच तैयार करना पड़ेगा कि मैं क्लासरूम में क्या लेकर जा रही हूँ। ठीक है, देन बात आती है कि जो अप्रोच मैंने चूज़ कर लिया, मैंने अप्रोच लगा दी, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ए मेथड्स पे आ जाऊंगी कि मैं वो अप्लाई करूँगी। ठीक है, जो अप्रोच मैंने लगाई है, जो अप्रोच मैंने चूज़ की है, उसको मैं अप्लाई करूँगी, वो क्या हो जाएगा? मेरा मेथड्स हो जाएगा। मेथड के बाद आते हैं प्रोसीजर्स पे। ठीक है, अब जो भी टेक्निक्स या जो भी चीज़ें मैंने लगाई वो मैं क्या करूँगी? वो प्रोसीजर्स पे आ गया। प्रोसीजर में मतलब कि मैं उसको प्रोसीड करूँगी। ठीक है, क्या करूँगी? मैं उसको प्रोसीड करूँगी कि मैंने एक चीज़ मैंने सोच ली, उसके बाद मैंने वो अप्लाई किया और अब उसका प्रोसेस होना शुरू हो गया, अब वो प्रोसीजर में आ गई। ठीक है, बच्चों तक मेरा 1-on-1 कनेक्शन हो गया, अब वो चीज़ प्रोसीजर तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद आती हैं टेक्निक्स पे कि टेक्निक्स में क्या हो सकता है कि मैं चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग टू द मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, उसको चेंज भी कर सकती हूँ। टेक्निक्स अप्लाई करूँगी मैं वहाँ पर किस तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुझे क्या करना है, सिखाना है, और एक ही बार में सीख जाएं बच्चे, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अप्रोचेस दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ अप्रोचेस हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से अप्रोचेस के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है सिचुएशनल अप्रोच है, वर्ड अप्रोच है, बाइलिंगुअल अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है और आपका नेचुरल अप्रोच है।
ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर हम 6 टाइप के अप्रोचेस पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए हमारे पास और भी अप्रोचेस हैं, जैसे कि वर्ड अप्रोच तो यहाँ पर आ ही गया है, इसके बाद में लेक्सिकल अप्रोच भी होता है। ठीक है, इन सभी अप्रोचेस को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लियर करते चलेंगे कि 1 बाय 1 अप्रोचेस का यूज हम क्यों करते हैं या क्यों आगे कर सकते हैं। ठीक है, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं और किस लिए ये यूज़ किए जाते हैं, वो हम इस लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट अप्रोच मैंने यहाँ पर लिया है वो है पहला बाइलिंगुअल अप्रोच। ठीक है, कौन सा अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं हम? बाइलिंगुअल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बाइलिंगुअल अप्रोच है वो हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी क्लास में पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर बाइलिंगुअल ही चलता है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर में देकर चली गई तो आप लोग बोलते हैं कि मैम आपने हिंदी में नहीं लिखा या हिंदी में नहीं समझाया। तो आप लोगों को भी क्या नीड होती है? बाइलिंगुअल की नीड होती है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना, उससे आप जल्दी रिलेट कर पाते हैं, जल्दी अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, व्हाट इज बाइलिंगुअल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बाइलिंगुअल अप्रोच है क्या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। हमारे पास में दो फैक्टर्स आते हैं, पहला है जिसमें बाइलिंगुअलिज्म और दूसरा है जिसमें कि मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर व्यूज ऑफ एनसीएफ ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म। एनसीएफ के क्या व्यूज हैं मल्टीलिंगुअलिज्म में, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? ठीक है, बाई का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बाई का मतलब है टू। ठीक है, और लिंगुअल का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है भाई, लैंग्वेज को हम लिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, लिंगुआ फोन याद है कुछ उस तरीके का? तो लिंगुआ फोन क्या होता था? लैंग्वेज का एक क्या है, एक टूल होता है ना, जिसकी वजह से हम क्या सीख सकते हैं? लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, एक ऐसा टूल होता है लिंगुआ फोन। ठीक है, तो लिंगुआ का मतलब ही क्या है? लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो गया भाई? टू लैंग्वेज हो गया, जिसमें हम यूसेज ऑफ टू लैंग्वेज, जिसमें हम दो लैंग्वेज का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बाइलिंगुअल में इसलिए समझा रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बाइलिंगुअल की आदत एक तो शुरू से है, क्योंकि हम शुरू से इसी इन्वायरमेंट में हम बढ़ते आए हैं कि हमें शुरू में भी हमने बाइलिंगुअल ही पढ़ा था और आगे चल के भी हम बाइलिंगुअल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि आपको बाइलिंगुअल ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हम उससे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और हमारा इन्वायरमेंट शुरू से वही रहा है, तो हम भाई उसी इन्वायरमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश को यूज़ करके, बाइलिंगुअल यूज़ करके मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगी, तो ये क्या कहलाएगी? मेरी बाइलिंगुअल अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अप्रोच ऑफ टीचिंग, क्या होते हैं इसमें? फर्स्ट है यहाँ पर टीचिंग न्यू लैंग्वेज बाय द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी नई लैंग्वेज को पढ़ाना, किसी भी नई लैंग्वेज को पढ़ाना या नई लैंग्वेज को सिखाना। ठीक है, किससे? उसकी नेटिव लैंग्वेज से यूज करके। ठीक है, यानी कि जैसे कि अब आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है भाई। ठीक है, ठीक है, हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो यहाँ पर अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है या सिखानी है तो मैं हिंदी को बेस बना के आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। ठीक है, हिंदी को बेस बना के आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, तो ये क्या होगा? नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके मैं आपको किसी नई लैंग्वेज को सिखाने के लिए तैयार कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज इज यूज टू। नेटिव लैंग्वेज किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है? तो पहला है यहाँ पर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और मैं यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सारा कुछ नेटिव लैंग्वेज में ही सिखा दूँ।
ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको सारा कुछ ही आपको हिंदी में सिखा के और निकल जाऊं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्या करना है मुझे, जो छोटे छोटे से वर्ड्स, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको मैं क्या करूंगी, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके निकल जाऊं। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं कि जो मीनिंग है, यानी कि जो नए शब्द वहां पर आ रहे हैं उनका मीनिंग समझाने के लिए मैं वहां पर नेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गिव क्यूज एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैं वहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या फिर आपको कुछ हेल्प करने के लिए, क्यूज होता है एक ना, हेल्प करने के लिए जो आपको क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हेल्प करने के लिए मैं आपको क्या कर सकती हूँ, नेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन न्यू कॉन्टेंट। अब आपको मैं पुराना कॉन्टेंट पढ़ा चुकी हूँ एक लैंग्वेज में, और अब मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे नया जो लैंग्वेज का कॉन्टेंट है उसको मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं उसको किस में पढ़ाऊंगी, आपको नेटिव लैंग्वेज में समझा सकती हूँ। ठीक है, एक होता है ना कि जैसे हमें चैप्टर पढ़ना है कोई भी, तो मैंने आपको एक नेटिव लैंग्वेज में उसका एक जनरल सा आइडिया दे दिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब उसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया लग चुका है, आपके दिमाग में वो पूरा पिक्चर आपका मैंने बना दिया है, और अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसको मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी मैं दो लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप लोगों को पढ़ाऊंगी, या आप लोग कहीं भी दो लैंग्वेजेस का यूज़ करके पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, वहाँ पर आप किस अप्रोच को अपना रहे हैं, वहाँ पर आप बाइलिंगुअल अप्रोच को अपना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर टीचर ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश फॉर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो टीचर है उसको ग्रेजुअली मूव्स करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे उसको मूव कर जाना चाहिए किस पे, कि जो नेटिव लैंग्वेज है उसको इंग्लिश को पढ़ाने के लिए नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है, क्या समझाने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, बेसिक सी बात यहाँ पर ये है कि हम बाइलिंगुअल में क्या कर रहे हैं, हम दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जो फर्स्ट उसकी लैंग्वेज है, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है या जो मदर टंग है उसकी, उसको यूज़ करके मैं उस नई लैंग्वेज को उसको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बाइलिंगुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम दो लैंग्वेज यूज करके पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टीचर्स क्यूज फॉर एक्टिविटीज आर गिवन इन द फर्स्ट लैंग्वेज इन अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास, दिस एक्सप्लॉइट्स द कम्युनिकेटिव पोटेंशियल ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। यहाँ पर वही बात हो रही है कि किसी सेकेंड लैंग्वेज क्लास में मैं फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके टीचर क्या दे रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ क्यूज दे रहा है, कुछ हेल्प कर रहा है उसकी। ठीक है, इशारा दे रहा है या कुछ भी हेल्प कर रहा है, क्यू दे रहा है उनको। तो ये कौन सा कम्युनिकेटिव पोटेंशियल जो मतलब स्ट्रक्चर है वो किसको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पर क्या हो, सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हम फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो क्या होता है वहाँ पर, बाइलिंगुअल टेक्निक या बाइलिंगुअल अप्रोच हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बाइलिंगुअल टेक्निक या बाइलिंगुअल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, education is to use the students' native language to teach some academic content while simultaneously providing an additional L2 instructions। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कह रहा है वो कि स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम पे हम L2 यानी लैंग्वेज 2 में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किस में, उसकी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके हम जो लैंग्वेज 2 है उसमें हम कुछ क्या दे रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बाइलिंगुअल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पर, हमने अभी बात की बाइलिंगुअल की। ठीक है, बाइलिंगुअल की बात हमने की, बाइलिंगुअल में क्या था कि दो लैंग्वेज का यूज़ था। अब अगर मैं बात करूँ मल्टीलिंगुअल की, भाई मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, लिंगुअल का मतलब अभी अभी हम पढ़ कर रहे हैं लैंग्वेज, तो बहुत सारी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि यूसेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि हम एक क्लासरूम में कई तरह की लैंग्वेज को यूज करके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, एक क्लासरूम में हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म।
क्या कहलाता है वो? मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीएफ के कुछ व्यूज हैं मल्टीलिंगुअलिज्म पर, वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर, एनसीएफ स्ट्रेसेस यूसेज ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एनसीएफ ने दबाव डाला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूसेज पर। ठीक है, यानी यूज करने पर। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था भाई? 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में क्या था कि एक तो लैंग्वेज हो गई आपकी कौन सी? एक तो हो गई भैया मदर टंग। ठीक है, जिसे हम सॉरी जिसे हम नेटिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गई इसी के साथ में हमारी सेकेंड लैंग्वेज, यानी कोई भी अदर लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं। और एक हो जाती है इसी के साथ में रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, इसमें ये बताया गया था कि इसमें ये दबाव डाला था एनसीएफ ने कि भाई मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, जिसमें 3 लैंग्वेजेस पर जोर देना चाहिए। जो उसकी बच्चे की मदर टंग है उसको पढ़ाना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाना चाहिए जो अदर लैंग्वेज को वो सीखना चाहता है, और उसकी रीजनल लैंग्वेज जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है उसका भी प्रयोग होना चाहिए, या उसको भी माध्यम बना के सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी स्टेज इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन इन नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, जो मतलब प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस उसको देनी चाहिए, प्राइमरी स्टेज पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देनी चाहिए किस लैंग्वेज में? नेटिव लैंग्वेज में। क्योंकि प्राइमरी स्टेज का जो बच्चा है उसको अभी सेकेंड लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता है, और रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। तो प्राइमरी स्टेज पे जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, यानी इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको जो समझाया, वो सारी ही चीज़ें जो समझाई जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? उसकी नेटिव लैंग्वेज में उसको समझाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन इफेक्टिव टूल फॉर टीच अ न्यू लैंग्वेज। यहाँ पर बताया गया है एनसीएफ के द्वारा कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि जो कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करना है, वो क्या है? एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है किसी भी नई लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि हम 2-3 लैंग्वेज का यूज़ करके कोई नई लैंग्वेज को हम सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, अगर आप लोगों को लैंग्वेज का थोड़े से बैकग्राउंड में अगर हम बात करें, बैकग्राउंड में इसकी जाएं, हिस्ट्री में जाएं इसकी, तो आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदी है या इंग्लिश है, ये कोई भी एक लैंग्वेज से मिलकर नहीं बनी है। ठीक है, इसमें कई सारी लैंग्वेजेस का क्या है? मिक्सचर है। हिंदी में भी आप जानते हैं कि हिंदी कुछ संस्कृत से ली गई है, कुछ उर्दू से, कुछ फारसी से, ठीक है, कुछ तुर्की भाषा के शब्द हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलके एक लैंग्वेज बना दी गई है जिसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी में हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी, एक शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम उसमें बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सअप बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, कुछ ग्रीक वर्ड हैं, कुछ लैटिन वर्ड हैं। ठीक है, इन सब से लेकर एक वोकैबुलरी तैयार की गई है जिससे पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो कई सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर ही यहाँ पर क्या बना है? कोई एक लैंग्वेज बना है। तो अगर हम 2-3 लैंग्वेज का यूज़ करके कोई नई लैंग्वेज सिखाते हैं, दैट मीन्स के वो लैंग्वेज क्या है, उसको हम बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस की बात करें हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनिफिट ऑफ द बाइलिंगुअल अप्रोच इन द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज दैट। बेनिफिट मतलब इसका बेनिफिट क्या है बाइलिंगुअल अप्रोच का सेकेंड क्लासरूम में, यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज की क्लासरूम किसी जिसमें सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है किसी क्लासरूम में, उस क्लासरूम में बाइलिंगुअल अप्रोच का क्या बेनिफिट है वो यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है, students gain confidence in mother tongue, students stop using their mother tongue altogether, students understood basic concepts assumptions more easily, या फिर there is less distraction for students in the class। क्या अप्रोच होना चाहिए यहाँ पर, क्या बेनिफिट होना चाहिए बाइलिंगुअल अप्रोच का। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर सेकेंड लैंग्वेज की क्लासरूम चल रही है और वहाँ पर हम बाइलिंगुअल अप्रोच को पढ़ा रहे हैं, बाइलिंगुअल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि बच्चे उसको क्या कर पाएंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो अजम्पशंस हैं उसको ज़्यादा ईजी तरीके से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड बेसिक कंसेप्ट्स assumptions मोर इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। भाई नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज क्या कहलाएगा? कंफ्यूजेस द लर्नर्स व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। क्या करेगा? अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज का आपको नॉलेज होगा तो क्या करेगा? आपको जो लर्नर्स हैं उनको कंफ्यूज करेगा नई लैंग्वेज को सीखने में, या फिर इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, या ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी नई लैंग्वेज को सीखने में या पढ़ाने में, या फिर कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, या नई लैंग्वेज को सीखने में इंटरफेरेंस कॉज करेगा यानी कि इंटरफेयर करेगा, या फिर बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम, या फिर टीचर पे क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा किसी भी लैंग्वेज क्लासरूम में। क्या होगा इसका आंसर? तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक लैंग्वेज से ज़्यादा का नॉलेज हमें होगा तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में या सिखाने में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि अगर हमें मल्टीलिंगुअलिज्म आता है या मल्टीलिंगुअल हमें आती है या सीख चुके हैं हम, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने में या सिखाने में। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, बाइलिंगुअल अप्रोच की, और मल्टीलिंगुअलिज्म का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिया है कि बाइलिंगुअल क्या होता है और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नए अप्रोच के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और इसी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।